प्रिय छात्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सर्वांग समता का अध्याय का अध्ययन शुरू किया था और सर्वांग समता की परिभाषा समझी थी विभिन्न चित्रों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। उसके बाद हमने रेखाखंडों की सर्वांग समता समझी। अब हम आज समझेंगे सबसे पहले कोणों की सर्वांग समता। तो कोणों की सर्वांग समता समझने के लिए हम देखिए, हमको ये आकृतियां दी गई है, 4 आकृतियां हैं यहाँ पर, इस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, ये कोण है, हमको दिया हुआ है, इसका नाम है कोण ABC और दूसरा कोण हमको दिया गया है PQR। तो हमको जांच करनी है कि ये दोनों कोण सर्वांगसम है या नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो ये कोण Q बना हुआ है, इस पर हम कोण B बिंदु को लाके रखेंगे सीधा, और ये जो भुजा BA है तो ये भुजा आएगी QP के ऊपर। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारी ये जो भुजा है ये अपने आप आ जाएगी इस कोण वाली भुजा के ऊपर। तो ये कोण पूरा इस कोण को ढक लेगा, अर्थात ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे बराबर। और जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो कहलाते हैं सर्वांगसम। अब आप कह सकते हैं कि इसमें ये भुजा तो छोटी है और ये भुजा लंबी है, तो यहाँ पर हम रेखाखंडों की सर्वांग समता नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं कोणों की सर्वांग समता। कोणों की सर्वांग समता में जो ये किरण होती है, इस लंबाई का फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मेन होता है ये कोण, कि ये कोण वाली भुजाएं एक दूसरे को ढक लेनी चाहिए। इनकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल कोण की सर्वांग समता देख रहे हैं। तो इस तरह से कोण ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा कोण PQR के। अब इसी तरह से हम वापस पुनः क्या करते हैं, इस B बिंदु को ले जाते हैं उठा के सीधे M के ऊपर, और जो BA किरण है वो आएगी ML किरण के ऊपर। तो देखिए, ये किरण तो इसको पूरी तरह ढक लेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो BC भुजा है ये MN के ऊपर नहीं आएगी, ये थोड़ी सी इससे ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि ये जो कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री का और ये जो कोण हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का, अर्थात एक दूसरे को ये ढक नहीं पाएंगे। तो जब कोण बराबर नहीं होते हैं तो वो आपस में सर्वांगसम भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कोण, कोण ABC कोण LMN के सर्वांगसम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ABC सर्वांगसम नहीं होगा कोण LMN के, क्योंकि जो ये LMN कोण है ये हमको दिया है 30 डिग्री का, और इसको अभी हमने अध्यारोपण विधि से वही देखा भी कि BA तो ML पर अध्यारोपित हो रही है, लेकिन जो BC है वो MN पर अध्यारोपित नहीं हो रही। अब अगला हम करते हैं वापस ये या इसको तुलना करेंगे हम इससे, कोई सा भी एक कोण अध्यारोपित करेंगे हम इसके ऊपर। तो देखिए, XY के ऊपर अध्यारोपित होगी AB और BC अध्यारोपित होगी YZ किरण के ऊपर। इसको किरण क्यों बोल रहे हैं, ध्यान आ गया ना आपको, क्योंकि ये एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, ये केवल दिशा को बता रही है किरण। दूसरा इसका अंत्य बिंदु हमको दिया हुआ है, एक अंत्य बिंदु नहीं है, इसलिए कहलाएगी किरण। तो B अध्यारोपित कर लेगी YX को, BC अध्यारोपित कर लेगी YZ को। बस अंतर ही रहेगा कि BC थोड़ी छोटी किरण है और YZ किरण पूरी बड़ी है, लेकिन जो बिंदु B है पूरा बिंदु Y को अध्यारोपित कर लेगा। और ये जो कोण है ये भी 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है। तो ये दोनों कहलाएंगे सर्वांगसम कोण या बराबर कोण। सर्वांगसम कोण को हम लगभग बराबर कोण लिखते हैं, तो बराबर कोण का मतलब ही क्या होता है, सर्वांगसम। तो इस तरह से कोण ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा कोण XYZ के। तो हम लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कोण PQR भी सर्वांगसम हो सकता है कोण XYZ के, क्योंकि ये दोनों भी कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब दो कोण सर्वांगसम होते हैं तो उनका
मान समान होता है। और इसका विपरीत भी लिख सकते हैं हम कि जब दो कोण समान होते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कि जब दो कोणों के मान समान होते हैं। जब दो कोणों के मान समान होते हैं तो वे सर्वांगसम होते हैं। क्योंकि साधारणतः हम कोणों के बीच में सर्वांगसम की बजाय बराबर का निशान का ही उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों विपरीत आप लिख सकते हो कोणों के बारे में। और रेखाखंडों के बारे में भी हम यही है, सर्वांगसम की जगह बराबर लगाते हैं। तो इस तरह से कोणों की सर्वांगसमता मतलब एक कोण दूसरे कोण के ऊपर पूरी तरह अध्यारोपित हो जाता है और उनका मान बिल्कुल समान होता है, तभी वो आपस में सर्वांगसम होते हैं या बराबर होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांगसमता। तो अभी तक हमने पढ़ा था कोणों की सर्वांगसमता। त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए हमारे पास त्रिभुज होने चाहिए। त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो देखिए कब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। तो आपको ये एक आकृति दिख रही है त्रिभुज की, इसमें आपको दिख रहा है 3 भुजाएं हैं और 3 ही कोण हैं। तो ये कहलाते हैं त्रिभुज के अवयव। 3 भुजाएं और 3 कोण मिलके कहलाते हैं त्रिभुज के अवयव। अब ये देखिए एक और त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज हो गए आपके पास में, क्योंकि सर्वांगसम के लिए हमारे पास 2 आकृतियां होना जरूरी है। ये दोनों त्रिभुज देखिए बिल्कुल आपको समान दिख रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान है ये त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए एक के ऊपर एक रखते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज देखिए हमने रख दिए एक के ऊपर एक। तो दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को पूरी तरह ढक लिया है, अर्थात दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए हैं। तो जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है पूरा सर्वांगसम त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। जो कोण 1 है वो कोण 1 के बराबर है, कोण 2 के बराबर है, कोण 3 के बराबर है। और इस तरह से ये देखिए जो इनकी भुजाएं हैं वो भुजाएं भी परस्पर आपस में इनकी बराबर है। तो ये भुजा देखिए इसकी इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और जो नीचे वाला आधार है जहां से मैंने इनको पकड़ रखा है वो भी आपस में बराबर है। तो इस तरह से जब सभी आकार और माप समान होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांगसम। अर्थात ऐसे 2 त्रिभुज जो आकार और माप में बिल्कुल समान होते हैं वो कहलाते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे बोर्ड पर। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों में ये त्रिभुज है ABC और PQR। अभी हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों ने एक दूसरे को पूरी तरह ढक लिया था, अर्थात दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर परस्पर अध्यारोपित हो गए थे। तो इनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब 2 त्रिभुज आकार और माप में एक समान होते हैं तो वे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसलिए अब चित्र से हमने इनको नाम दे रखे हैं ABC और PQR। तो लिख देंगे हम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, क्योंकि अभी हमने इसको क्रियात्मक रूप से करके देखा है और आप नाप के भी देख सकते हैं कि इनकी भुजाएं AB के संगत PQ
AC के संगत PR और QR के संगत BC बिल्कुल बराबर हैं। और कोण भी हमने देखे, कोण 1 के बराबर, कोण 2 के बराबर, कोण 3 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इसमें संगत शीर्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए संगत शीर्ष अर्थात जो बिल्कुल समान हैं, A और P, B और Q, और तीसरा कौन सा है बताइए जल्दी, C व R। तो ये हो गया हमारे संगत शीर्ष। अब इसके बाद में हम देख सकते हैं संगत भुजाएं कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। तो वो कहलाती है संगत भुजाएं। सबसे पहले देखिए AB रेखाखंड बराबर होगा रेखाखंड PQ के। तो लिख देंगे हम रेखाखंड AB व रेखाखंड PQ। फिर देखिए BC बराबर होगा QR के। तो रेखाखंड BC व रेखाखंड QR। तीसरा देखिए जो बच गया वो AC PR या CA RP भी आप इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप CA लिख रहे हैं तो यहां पर आप उसको लिखिए RP, बस ये ध्यान रखना है। तो रेखाखंड AC व रेखाखंड PR। तो संगत शीर्ष हो गए, संगत भुजाएं हो गई। अब रह गए हमारे संगत कोण। तो संगत कोण में कोण A जिसको हमने 1 नंबर दे रखा है वो कोण P के बराबर है। तो कोण A व कोण P। फिर देखिए कोण B व कोण Q। और तीसरा आप बता सकते हैं देख के, अब आप सबको ध्यान हो जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे हमने प्रश्न कर लिए। तीसरा कौन सा है, कोण C व कोण R। तो इस तरह से हमने दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत शीर्ष लिख लिए, संगत भुजाएं लिख ली और संगत कोण लिख लिया। इनके आधार पर अगर हम सुमेलित करें तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। तो आपको बहुत ध्यान से इसी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम दिए गए होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शीर्ष किसके संगत है, या कौन सा कोण किसके बराबर होगा, या कौन सी भुजा किसके बराबर होगी। तो आप बस उसमें क्रम का ध्यान रखिए। AC के संगत आपको PR ही लेनी है, ऐसे नहीं कि आप AC के संगत कहीं ले लें PQ। क्योंकि देख लीजिए अगर आप AC के संगत PQ अर्थात PQ को आप इस पर लेकर ढकेंगे, देखिए आप अगर हम PQ को AC के ऊपर रखते हैं तो वो क्या ढकता है कि एक दूसरे को, तो देखिए नहीं ढक रहा है। AC तो छोटी रह गई और PQ क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि हमको जब हम करें तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सा कोण किसके बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर आपका पूरा सवाल सही होगा या गलत होगा। तो उदाहरण में देखिए हमको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सुमेलन ABC, ये जो सुमेलन है ये रेखाखंडों के आधार पर है, ABC RQP के दिया गया है। अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और इसका मतलब है कि इनका क्रम यही रखना है। जो क्रम यहाँ पे लिखा गया है ABC और इसका क्रम है RQP, इसका क्रम नहीं बदलना है। इसी क्रम में दोनों क्या है, ये सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABC के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत हों। तो हमको बताना है त्रिभुज ABC में से कि कौन से भाग है जो त्रिभुज PQR के होंगे या जो उसके सर्वांगसम होंगे या बराबर होंगे। संगत का अर्थ है बराबर। तो इसके लिए हम दो आकृतियां बनाते हैं। पहले हमने बनाई त्रिभुज ABC
फिर बनाइए हमने त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए बहुत ध्यान से इसको देखना है आपको कि एबीसी और पी क्यू आर हमने बनाई है। यहाँ पर कौन सी आकृति में कौन सी भुजा किसके संगत होगी, कौन सा कोण किसके संगत होगा, ये हमको देखना है, और वो भी इसके अनुसार जो हमको एक क्रम दिया गया है इसके अनुसार। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर हमको दिया गया है कोण ए और इसका पहला आर, तो अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण आर के। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कोण ए का नंबर 1 है और कोण आर का नंबर भी क्या है 1। तो इस तरह से कोण ए बराबर होगा कोण आर के। इसमें हमको कोण ए का मान नहीं ज्ञात करना है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर भी हमको ज्ञात करना है कोण पी। तो देखिए अब कोण पी यहां से पहले आप नाम से देखिए, बिना चित्रों में देखे भी आप बता सकते हैं कि अगर हमको पहले से ही सर्वांगसम दिए गए हैं तो कौन सा कोण या कौन सी भुजा किसके बराबर होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए P अंतिम स्थान पे है, यहाँ पर अंतिम स्थान पे है C। तो अर्थात कोण P के संगत जो कोण होगा वो होगा कोण C। तो आपको दिख रहा होगा कोण P का नंबर यहाँ पर 3 है और कोण C का नंबर भी यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से कोण P के संगत कोण है कोण C। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण P बराबर कोण C। और अब अगले कोण है Q। तो देखिए कोण Q हमारा कहां पे दिख रहा है आपको, कोण Q यहाँ पर है, इसको नंबर डला है 2। और यहाँ पे देखिए आप कोण B। तो कोण Q के संगत कौन सा कोण हो गया, कोण B। अब चित्रों को एक बार आप भूल जाइए, नाम पे आ जाइए। इधर देखिए Q बीच में है तो यहाँ वाले बीच वाला अक्षर देखिए B। तो नाम से भी आप बता सकते हैं कि कौन सा कोण कौन से कोण के संगत है। तो कोण B संगत हो गया कोण Q के। तो लिख सकते हैं हम कोण Q बराबर कोण B। आपको ध्यान में बताया था कि बराबर और सर्वांगसम कोण में और रेखाखंड में एक ही बात है। बराबर का मतलब सर्वांगसम होता है कोण का और सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर। अब है रेखाखंड RP। रेखाखंड में ध्यान रखना है आपको क्रम का विशेष। रेखाखंड RP देखिए यहाँ पर ये R और ये P, पहला और अंतिम शीर्ष। तो इसका भी पहला और अंतिम शीर्ष देखिए AC। यहां से देखिए आप RP, R से P की तरफ चल रहे हैं हम, तो यहां पर हम चलेंगे A से C की तरफ। तो RP संगत हो गया हमारे रेखाखंड किसके बताइए, AB के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि RP संगत है AC के, क्योंकि यहाँ पर RP इधर है और ये है AC। तो क्रम का ध्यान रखते हुए आपको करना है सारा काम। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फिर अगला है हमारा रेखाखंड PQ। PQ देखिए रेखाखंड PQ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा PQ और इधर देखिए CB। क्रम का ध्यान रखिए। तो PQ संगत हो गया, अंतिम के 2 अक्षर से मिलकर बन रहा है रेखाखंड। यहाँ पर भी अंतिम के 2 अक्षर C और B। तो PQ हमारे बराबर होएगा रेखाखंड CB के। तो PQ बराबर CB। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा कोण किसके बराबर है या कौन सा कोण किसके संगत है। तो आप बिना चित्र बनाए, चित्र बना ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिना चित्र बनाए भी अगर आपको सर्वांगसम दिए हुए हैं किसी भी सुमेलन के अंतर्गत, उनके आप क्रम का ध्यान रखो। A के संगत R, B के संगत Q, C के संगत P, ऐसे ही PQ के संगत CB, QR के संगत BA और PR के संगत होगा CA। तो यहाँ पर हमने PR की जगह लिखा है RP, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। तो RP के संगत रेखाखंड कौन सा हो गया, AC। तो इस तरह से जब 2 त्रिभुज हमको दिए गए हों और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो और हमसे पूछे कि एक त्रिभुज के आधार पर दूसरे त्रिभुज के अवयवों का मान बताइए, तो इस तरह से हम तुलना करके उनका मान बता सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से इनको लिखना है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल आगे वाली प्रश्नावली में भी काम आएंगे। आगे जो आप सर्वांग समता के 3-4 प्रतिबंध पढ़ेंगे उनमें ये सब काम आने वाले हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको यदि 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR, तो हमको उनके आपस में
6 संभव सुमेलन होते हैं। ये हम सबको ध्यान रखना है कि कोई भी दो त्रिभुज हो उनके आपस में 6 संभव सुमेलन होते हैं। तो उन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए कोई से भी एक की तुलना आप दूसरे से कर सकते हैं और तीसरे से कर सकते हैं या पहले से कर सकते हैं, उससे आपके बनेंगे सुमेलन। तो देखिए पहला सुमेलन क्या बन रहा है कि जो ए है उसका सुमेलन है P से, B का है Q से और C का है R से। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सुमेलित है PQR के। क्रम का ध्यान रखना है यहाँ पर, बस आपको और कुछ नहीं कि ABCPQR ये पहला संभव सुमेलन है। अब दूसरा संभव सुमेलन देखिए, A को किया हमने Q से, B को किया R से और C को किया है हमने सुमेलित P से। तो क्या सुमेलन बन गया, देखिए ABC सुमेलित हो गया QRP से। क्रम का ध्यान रखते हुए इसी प्रकार तीसरा सुमेलन देखिए, A को किया हमने R से, B को किया P से और C को किया है Q से। तो इस तरह से जो सुमेलन बना उसका नाम बताइए, ABC और RPQ। तो ये हो गए हमारे 3 संभव सुमेलन। अब चौथा सुमेलन देखिए, A को किया है हमने P से और B को किया है हमने R से और C को किया है हमने Q से। तो देखिए क्या बन गया, PRQ। ABC सुमेलित PRQ। बस आपको ध्यान यहां रखना है कि आपका ये कोई भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, आपका नाम अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए पांचवें में A को किया हमने Q से, B को किया P से और C को किया है R से। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, ABCQPR। ABC सुमेलित हो गया यहाँ पर QPR से। तो देखिए सब अलग अलग है अभी तक, ये PQR, QRP, RQP, PRQ और QPR। और अंतिम देखिए क्या है अब हमारा, A को किया हमने R से, B को किया हमने Q से और C को किया हमने P से। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है क्या, RQP रिपीट हो रहा है क्या, देखिए कहीं पे RQP रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो आप इस Q को यहां से हटाइए और P को यहां से हटाइए, दोनों को बदल दीजिए। तो हो जाएगा A R से सुमेलित, B P से सुमेलित और C हो जाएगा Q से सुमेलित। तो नाम हो जाएगा ABC सुमेलन RPQ। तो इस तरह से देखिए ये 6 अलग अलग अपने सुमेलित हुए हैं। हमेशा दो त्रिभुज जब भी होंगे तो आपके 6 संभव सुमेलन बनेंगे। आपने ABC को तो स्थिर रखा है, केवल आप PQR को बदलते गए हैं। ऐसे ही आप PQR को स्थित रख के ABC को बदल सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम किसको बदल रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब चित्र बनाएंगे तो चित्र इसी के अनुसार बनेगा बार बार।
ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो पहले वाला पहला त्रिभुज बता रहा है और दूसरे वाला दूसरा त्रिभुज। तो सब में देखिए पहले ए बी सी है और बाद वाले त्रिभुज के शीर्षों का क्रम बदल रहा है। तो इस तरह से दो त्रिभुजों को आप सुमेलित कर सकते हैं 6 प्रकार से, और 6 संभव सुमेलन इस तरह से लिखे जाएंगे। ध्यान कीजिए, जब सर्वांग सम आएगा तो हमारा निशान बराबर का आएगा बीच में। अभी हमको दिया गया है सुमेलन, तो निशान इस तरह का लगाना है, दोनों तरफ तीर के निशान। तो ये सभी सुमेलन हमारे जरूरी नहीं है कि सर्वांग समता दर्शाएं। सारे सुमेलन सर्वांग समता नहीं दर्शा सकते हैं, बात ध्यान रखनी है हमको। बराबर जरूर हो सकते हैं लेकिन ये सर्वांग समता दर्शाएं जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। सुमेलन का अर्थ है कि आपको बस केवल क्रम बदल के लिखना है, जबकि सर्वांग समता का अर्थ है कि जो आपका क्रम रहेगा वो आपका निश्चित रहेगा और जो शीर्ष है उसका वो शीर्ष से मिलता रहेगा। तो इस तरह के विशेष क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जब सुमेलन पूछा जाए तो आप एक त्रिभुज का जो निश्चित रखिए शीर्ष और दूसरे त्रिभुज के शीर्षों का क्रम बदल दीजिए। और ध्यान रखिए बस कि कोई भी नाम रिपीट नहीं हो। जैसे ये पी क्यू आर देखिए कहीं नहीं आ रहा है, क्यू आर पी कहीं नहीं है, आर क्यू पी भी देख लिए कहीं नहीं है, फिर पी आर क्यू, क्यू पी आर कहीं नहीं है, ऐसे ही आर पी क्यू भी कहीं नहीं है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में कोणों की सर्वांग समता पढ़ी और त्रिभुज है उनकी सर्वांग समता पढ़ी, साथ साथ में उनके सुमेलन गुण का भी अध्ययन किया। तो जब कोई त्रिभुज सुमेलित होते हैं तो उसके कुल कितने संभव परिणाम होते हैं? 6 संभव परिणाम होते हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे जो प्रश्नावली करेंगे वो हमारे इसी सुमेलन सर्वांग समता के गुण पर आधारित होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से घर जाके इसको अपने दिमाग में आपको बिठाना है, ताकि जब प्रश्नावली करें तो उसके सवाल आप आसानी से हल कर सकें।